जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। नगड़ी में आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण का विवाद फिर से सुर्खियों में है। सही जानकारी लोगों के बीच में नहीं होने के कारण हम सभी अपना स्पष्ट मत नहीं दे पा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि आदिवासी बेवजह विरोध कर रहे हैं, वे विकास विरोधी हैं। कई लोगों को लगता है कि सरकार अपनी ही ज़मीन का इस्तेमाल कर रही है, ना कि आदिवासियों की। कई को लगता है कि आदिवासी लोग को जबरन वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, सरकार आदिवासी विरोधी है। लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई यदि हम आपको दे पाने में सफल होंगे तो यह मेरी उपलब्धि होगी। हम आगे वही बात करने जा रहे हैं। सामान्यतः भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 2013 वाला भूमि अधिग्रहण से पहले वही भूमि अधिग्रहण अधिनियम चलता था। तो उस भूमि अधिग्रहण अधिनियम में सर्वप्रथम सूचना दिया जाता है, जिसे धारा 4(1) के तहत सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जमीन ली जानी है। फिर धारा 5(a) के तहत आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन आपातकाल की स्थिति में धारा 17(1) का इस्तेमाल सरकार करती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17(1) कहती है कि यदि सरकार को यह प्रतीत हो कि भूमि का तुरंत कब्जा यानी कि इमीडिएट पोजीशन लेना जनहित में अनिवार्य है, जैसे कि रेलवे, सड़क, सेना या दूसरे सार्वजनिक कार्यों के लिए, तो वह धारा 17(1) का प्रयोग कर सकती है। इस स्थिति में राज्य सरकार या कलेक्टर को अधिकार है कि 15 दिन की नोटिस देकर अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले सकती है। एक बार कब्जा लेने के बाद वह भूमि कानूनन अस्थायी रूप से सरकार की हो जाती है और मूल स्वामी का स्वामित्व समाप्त हो जाता है। मुआवजे का निर्धारण बाद में हो सकता है, लेकिन कब्जा पहले किया जा सकता है। तो इस अधिनियम के तहत नगड़ी की ज़मीन ले ली गई थी और कानून के हिसाब से इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। यही कारण है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के पक्ष में ही ऐसे कुछ निर्णय दिए हैं। एक बात तो यह हुई, लेकिन इसमें धारा 17(2) और 17(4) की भी बात उठी है, तो उसमें क्या कहता है उसे भी जान लेते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17(2) कहती है कि यह अधिनियम आपातकाल स्थिति के लिए तो है, लेकिन उसमें भी विशेष परिस्थितियों के लिए, यानी आपातकाल की भी विशेष परिस्थिति, जब भूमि की आवश्यकता रेलवे, सड़क, नहर, बांध, जल निकासन, सैनिक कार्य या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि के लिए राहत या सुरक्षा कार्यों हेतु सरकार जरूरी समझती है, तो सरकार या कलेक्टर को बिना 15 दिन की प्रतीक्षा के भी तुरंत कब्जा ले सकने का अधिकार है। यानी कि यह धारा 17(1) से भी त्वरित कार्रवाई का अधिकार देता है। 15 दिन की प्रतीक्षा भी इसमें नहीं होती। फिर धारा 17(4) कहता है कि यह धारा 5(a) यानी आपत्ति के अधिकार को निलंबित कर देती है। सामान्यतः धारा 5(a) के तहत कोई भी प्रभावित व्यक्ति या रैयत अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज कर सकता है और कलेक्टर को सुनवाई करनी होती है। लेकिन जब सरकार घोषित करे कि यह मामला आपातकालीन है, तो वह धारा 17(4) का प्रयोग करके धारा 5(a) की प्रक्रिया को हटाकर सीधे अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। अब क्रोनोलॉजी को समझिए। धारा 17(1) 15 दिन बाद कब्जा की बात कहती है। धारा 17(2) तुरंत कब्जा का अधिकार सरकार को देती है और धारा 17(4) आपत्ति दर्ज करने का अधिकार 5(a) का अधिकार ही समाप्त कर दे रही है। आप देखेंगे नगड़ी के जमीन अधिग्रहण में सरकार ने 17(1) और धारा 17(4) का संयुक्त उपयोग किया, यानी 15 दिन बाद सीधे कब्जा और बीच में किसानों या रैयतों को आपत्ति दर्ज करने का भी मौका नहीं दिया गया। 15 दिन बाद नहीं, तुरंत ही कर लिया, एक तरह से समझ लीजिए। और लोग यह सोचते हैं कि सरकार आपकी है। इस तरह से सरकार आपके अधिकारों को कुचल रही है और आपको संघर्ष करने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है, नगरी में तो खेतों पर। जब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तब धारा 4(1) का इस्तेमाल सरकार करती है। जब सरकार को लगे कि किसी सार्वजनिक परियोजना यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए भूमि चाहिए, तो वह राजपत्र में धारा 4(1) की अधिसूचना प्रकाशित करती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को उक्त क्षेत्र की भूमि पब्लिक पर्पस के लिए अधिग्रहण हेतु चाहिए।
इसके साथ ही कलेक्टर और अधिकारियों को अधिकार होता है कि वे उस भूमि का निरीक्षण कर सकेंगे, सर्वेक्षण कर सकेंगे और मापी भी कर सकेंगे। यह पहला औपचारिक कदम है, यहीं से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब धारा 4(1) वह सूचना है जिससे भूमि मालिकों को पता चलता है कि उसकी ज़मीन सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की जा सकती है। उसके बाद धारा 5(a) आपत्ति का अधिकार देता है। धारा 4(1) की अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर प्रभावित भूमि मालिक या जिनका भी अधिकार है वैसे व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कलेक्टर को उन आपत्तियों की सुनवाई करनी अनिवार्य है। सुनवाई के बाद कलेक्टर अपनी रिपोर्ट या सिफारिश सरकार को भेजता है। सरकार उस रिपोर्ट पर विचार कर निर्णय लेती है कि भूमि अधिग्रहण आगे बढ़ेगा या नहीं। मतलब धारा 5(a) प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने और अधिग्रहण का विरोध करने का वैधानिक मौका देती है। यह एक न्याय संगत सुनवाई का अधिकार है। और इन दो धाराओं के अधिकारों को यानी 4(1) और 5(a) के अधिकार को धारा 17(1) और धारा 17(4) के तहत समाप्त करके नगड़ी की जमीन बिहार सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी। कभी भी न्यायालय के पास जाया जाए तो इन सब प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझने के बाद ही जाना चाहिए, अन्यथा न्याय की उम्मीद कम होगी। व्यक्तिगत दावे की बातों को भी इन सब बातों को ध्यान में रख के ही बढ़ाया जाए, ताकि जिस तरह 5वीं अनुसूची के आलोक में समता जजमेंट आया था उसी तरह हम न्यायालय को यह बात भी समझा सकें कि हमारी ज़मीन लेने से पहले आदिवासी समाज की जो भी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पहचान है उसे नहीं मिटाया जा सकता और उसे ध्यान में नहीं रखा गया अधिग्रहण से पहले। कहने का मतलब ये तो वह कानूनी प्रक्रिया है जिस कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया। अब लड़ाई जो आगे बढ़ रही है उसको भी थोड़ा हल्का फुल्का समझ लेते हैं। अर्जुन मुंडा सरकार ने IIM और IIIT और लॉ यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन खोजना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि नगड़ी में 227 एकड़ ज़मीन सरकार की पड़ी हुई है। उन्होंने बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी, जो पहले राजेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी के नाम से 1957-58 में अधिग्रहित की गई थी, उसे निःशुल्क ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया करते हैं। जब सरकार इन 3 परियोजनाओं के लिए ज़मीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया करती है तो उसी बीच सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि ज़मीन का अधिग्रहण 1957-58 में होने के बावजूद भी ज़मीन मालिक लोग मालगुजारी देते आ रहे थे। इस जानकारी के बाद सरकार ने उन रैयतों से मालगुजारी लेना बंद कर दिया। सबसे पहले नगड़ी क्षेत्र में इस कारण से लोगों के बीच में मामला उठा। तकरीबन 70 एकड़ में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान के तहत लॉ यूनिवर्सिटी तो बन गई, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और झारखंड में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार। सामाजिक संगठनों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को IIM, IIIT और लॉ यूनिवर्सिटी के लिए दूसरी कोई जगह देने की बात कही। आप चीज़ों को समझते जाइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब समझना। आपको यह समझना इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार जिसकी भी हो लेकिन सिस्टम वही के वही रहता है। 1957-58 में कांग्रेस की सरकार थी। आपातकालीन क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन अधिग्रहण किया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत यह ज़मीन अब सरकार की है। झारखंड की भाजपा सरकार को जब पता चलता है कि नगड़ी में 227 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है तो उन्होंने ये 3 परियोजनाएं शून्य शुल्क पर ट्रांसफ़र करने की कार्रवाई करती है। इन सब जानकारियों और इतने दिनों से अपने अपने ज़मीनों में खेती बाड़ी लगातार करते रहने के कारण ग्रामीणों को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वे लोग विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं। लेकिन मामला कोर्ट में नहीं पहुंचता। कोर्ट में मामला तब पहुंचता है जब रिंग रोड के लिए पथ निर्माण विभाग को नगड़ी के कुछ ज़मीनें चाहिए होती है। पथ निर्माण विभाग बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी को अनापत्ति के लिए पत्र लिखती है, जिसके जवाब में यूनिवर्सिटी अपनी ज़मीन नहीं होने की बात कहती है। उसी बीच कुछ रैयत हाई कोर्ट का रुख करते हैं कि रिंग रोड के लिए ज़मीन जो अधिग्रहित की जा रही है उसमें हर जगह लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन नगड़ी के आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। नगड़ी की ज़मीन का मुआवजा इसीलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि सरकारी दस्तावेज में वह ज़मीन सरकार की ही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने तकरीबन 13 एकड़ चाहिए था पथ निर्माण विभाग को। उसके लिए वहाँ के ग्रामीण मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन ऑर्डर पूरे ज़मीन यानी कि 227 एकड़ के लिए हाई कोर्ट ने कर दिया। इस तरह से यह आंदोलन कई सामाजिक संगठन और कई सामाजिक नेतृत्व और विपक्ष में कांग्रेस और झामुमो उस समय थी, उन लोगों ने ही उस विरोध को समर्थन किया।
शिबू सोरेन ने नगड़ी की ज़मीन में हल चलाने का भी ऐलान किया था। हाईकोर्ट की सुनवाई में यह बात भी सामने आया कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ज़मीन का स्वरूप यानी कि मालिकाना हक नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे नियमतः अधिग्रहित किया जा चुका है। तो कांग्रेस और झामुमो उस समय जब झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार थी तो विरोध कर रहे थे। झारखंड की भाजपा सरकार नगड़ी की ज़मीन में परियोजना लागू करने के लिए ललायत थी, तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज़ सुनते हुए नगड़ी की ज़मीन में इन परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं देने की बात करते हुए दूसरी ज़मीन मांगी। इस तरह से राज्य की जनता को लगा कि भाजपा आदिवासी विरोधी है और कांग्रेस और झामुमो आदिवासी की हितैषी है, जबकि 1957-58 में ज़मीन कांग्रेस की सरकार ने ही ली थी। उस समय के लोग बताते हैं कि कांग्रेस ने आदिवासियों के हित को दरकिनार करके जबरन ज़मीन हड़पी थी, और इस समय 2025 में जब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो सत्ता का समीकरण जस्ट उल्टा पड़ा हुआ है। सत्ता में कांग्रेस और झामुमो है तो विरोध में भाजपा। अब कांग्रेस और झामुमो उस ज़मीन पर रिम्स 2 बनाने की बात कर रही है और भाजपा विरोध कर रही है। यानी सत्ता में कोई भी रहे, सिस्टम वही रहता है। आपको यह चीज़ें अच्छी तरह समझनी होगी। अब इस सिस्टम को कैसे बदला जाए, इस पर बड़ा आंदोलन की ज़रूरत है। राजा रजवाड़े होते थे तो ब्राह्मण या प्रकास्ट के लोग वहाँ वे लोग नौकरी करते थे। अंग्रेज आए तो उनके साथ भी वही काम कर रहे थे, और जब देश आज़ाद हुआ तो सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में थी। तो जिस अभिजात वर्ग के हाथ में ये पूरा सिस्टम है, एक्चुअली यह समस्या उसी सिस्टम की है। सत्ता में जो भी व्यक्ति आएगा वह इस सिस्टम को तोड़े बिना नई चीज़ नहीं कर पाएगा। वही पुरानी चीज़ों के कागज़ों पर ही हस्ताक्षर करते रहेगा, इस विभाग से उस विभाग करते रहेगा, और भुगतेगा तो आदिवासी ही। आप यहाँ देख ही रहे हैं, आपने आदिवासी सरकार समझकर हेमंत सोरेन की सरकार बनाई, लेकिन सिस्टम में तो वही अपर कास्ट वाले लोग काबिज हैं और ऑर्डर आदि वही लोग लिखते हैं। बाकी आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आपने यहाँ स्पष्ट देख लिया कि जो भी व्यक्ति सत्ता में रहा उन्होंने नगड़ी की ज़मीन को अपना यानी कि सरकारी माना। जैसे ही सत्ता से बाहर हुए तो नगड़ी की ज़मीन में आदिवासियों का हक सबको दिखने लगता है। इस सिस्टम का ब्राह्मणवाद आपको दिखा या नहीं, या तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी यह कोशिश रही कि आपको कुछ तो दिखे। सिस्टम को सुधारे बिना आदिवासियों की ज़मीन हमेशा अभिजात्य वर्ग के संसाधन के रूप में ही इस्तेमाल होगा। इस बात से आप भी अब तो इनकार नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा? क्रांति होगी या सरेंडर होगा? क्रांति के लिए वैचारिक पुनर्जागरण से गुजरना होगा, यानी वैचारिक क्रांति की शुरुआत करनी होगी। लेकिन आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, इतिहास कितनी बची है या है भी कि नहीं? आपका इतिहास जब आप खुद नहीं लिखेंगे तो नगड़ी की ज़मीन तो इतिहास के हिसाब से दस्तावेज़ों के आधार पर सरकार की है। कौन उन कहानियों को लिखेगा जब 1957-58 में जब ज़मीन अधिग्रहण हो रहा था तो वहाँ के आदिवासियों ने किस तरह प्रतिरोध किया था, किस तरह अपने शरण स्थल को बचाने के लिए विरोध किया था। पुरखों से हासिल की हुई ज़मीन को जब राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ पर खेतीबाड़ी का प्रयोग किया जाना है, उसके लिए ली जाने के लिए अधिग्रहित की जा रही थी, तब ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जो काम आप करने के लिए ज़मीन ले रहे हैं हम वही काम तो कर रहे हैं। आप जो भी प्रयोग करेंगे उसे हम भी अपने ज़मीन में उतार सकते हैं, लेकिन इस ज़मीन से जुड़ी हुई हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म दस्तूर है, हमारी जो परंपरा है, उसे हमारी ज़मीन लेकर आप कैसे बचा सकते हैं? इन कहानियों को इतिहास में कौन पिरोएगा? सरकार जब लिखेगी तो वह अपनी उपलब्धियों का लिखेगी। आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसे कोई लिखने वाला नहीं मिलेगा। आदिवासी वर्ग का भी युवा वर्ग आज 1.5 GB डेटा समाप्त करने में लगा हुआ है, सोशल मीडिया में रील बनाने में व्यस्त है, और जो लोग सोशल मीडिया में व्यस्त नहीं हैं वे लोग ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। आदिवासी आज के समय में सिर्फ मोहरे हैं, एक फुटबॉल की तरह। कभी सत्ता पक्ष का आक्रमण झेलना पड़ता है तो कभी विपक्ष हमें गुमराह करते रहता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक ही होता है कि लाठी तो आदिवासियों के ऊपर में ही हमेशा गिरता है। बाकी आप भी कुछ तो समझदार हैं ही, सोच कर देखिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। जिस तरह आदिवासियों के अस्तित्व पर लगातार हमले हो रहे हैं वह दिन दूर नहीं जब हम सभी इसी सिस्टम के हिस्से हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताएं, और यदि कोई नई जानकारी हो तो वह भी मुझे बताएं ताकि उसका हम विश्लेषण कर सकें और आपको अपने तरीके से कुछ जानकारी और दे सकें। आप सबों को धन्यवाद। जोहार।